डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। PYQA सीरीज के एक और वीडियो, एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम 2021 में हुई थी, पॉलिटिकल साइंस की। यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेती है, इसकी कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कर्टसी अंकित कुमार, मेरे एक बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है, उनके द्वारा। थैंक यू अंकित। आज इस पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये पेपर 4-5 साल पुराना है, और भी इसके जो पेपर्स है हमारे पास है, उसको चर्चा करेंगे, बट क्वेश्चंस सारे वो रिलेवेंट हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज एनालाइज करते हैं, एक्सप्लेन विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। यूपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी जो वैकेंसी है वो अभी लाइव है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफी वैकेंसी, सोशल साइंस के करीब 350 सीट निकले हैं। गुड लक टू ऑल दोज हु आर अपियरिंग। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको जानना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि यदि आप जून 2026 साइकिल की दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस या आईआर फर्स्ट टाइम, आपको पता होना चाहिए कि आईआर के लिए सेपरेट बैच चल रही है। ऑफ कोर्स उसमें बहुत स्टूडेंट ने ज्वाइन ही नहीं किया और बहुत मुश्किल उस बैच को चलाने में हो रही है। मैं बहुत हैरान हूं कि कैसे स्टूडेंट उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि उसके लिए काफी डिमांड आई थी। पॉलिटिकल साइंस एज यूजुअल चल रहा है। यहाँ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस जो बैच है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएससी +2, उन सब एग्जाम के लिए भी। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों बैचेज में से किसी को अलग अलग या दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि दोनों पेपर 1 पेपर 2 के मॉक्स कवर किए जाएंगे। ये भी जस्ट शुरू हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी कभी भी ज्वाइन करें, आपको रिकॉर्डेड जो है सेशन मिलते हैं, और लाइव बिल्कुल आपके लिए एक्सक्लूसिव लाइव और ऑफलाइन भी आपको मॉक मिलते हैं। सो यू आर लूजिंग नथिंग। कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है, इस टाइप का प्लेटफॉर्म है। यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं अपनी डिटेल, नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड सब्जेक्ट ऑल्सो, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट है, एट paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। गौर से देखिए इस मेल आईडी को, बिल्कुल सही है, स्पेलिंग सही ढंग से। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे पीजी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी पीजी के एम्बिट से बाहर हैं, जिसमें आते हैं जामिया, सीपेट उड़ीसा, एएमयू, सीपीजी, एसयू। एसयू तो दोनों तरीके से लेता है। यदि आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट वे में करना चाहते हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी जस्ट शुरू हुई है मॉक टेस्ट सीरीज एंड गाइडेंस सीरीज, जिसमें कि सब्जेक्टिव पार्ट जो जेएमआई आईआर का होता है उस पे भी गाइडेंस देने की कोशिश की जाएगी। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेल कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर @paulsciencehelp@gmail.com। ये मैं कह रहा था कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स किंडल वर्जन में है। अब तक मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं किंडल वर्जन को एस कर लिए होंगे, वो ऑनलाइन के। तो आप लोग बहुत मास्टर हो, आप लोग यंग हो, लेकिन मोबाइल पे मत पढ़ना। टैब या सस्ते लैपटॉप पे पढ़ने की कोशिश करना, यदि आप महंगा नहीं ले सकते हो तो। ये बुक्स जो हैं, तब तक आप तैयारी कीजिए। आप सीयूईटी पीजी एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो आपके लिए एक बेहतरीन वंडरफुल रिसोर्स जो है सीयूईटी पीजी 2026 प्रेप स्टार्ट गाइड है। प्रेप स्टार्ट गाइड, ये ट्रू मायने में एक प्रेप स्टार्ट गाइड है, जिसमें कि वो सब कुछ है जो कि 2026 एग्जाम के लिए आपको जानना चाहिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसकी सिलेबस, उसके पैटर्न, 5 साल के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, 3 साल में जो यूनिवर्सिटीज में जो डिफरेंट कट ऑफ गए, जो इधर उधर आप पूछते रहते हो, वो वहां पे दी गई है। और उसके बाद 500 से ज्यादा जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं सीयूईटी पीजी में, उसकी ऐसी एनालिसिस जो कहीं आपको नहीं मिलेगी, और इतनी इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल उन क्वेश्चन को भी यदि आप देख लोगे ना, तो आप सीयूईटी पीजी के अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो फैक्ट कितनी बार ही रिपीट हो गए हैं सिलेबस में। तो ये बुक को आप नॉमिनल कॉस्ट पे ले सकते हो। यूजीसी नेट यदि आप, और यदि आप सीयूटी पीजी दे रहे हो, तो इस गाइड को तो लिए बगैर आपको सीयूटी पीजी देना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सर क्या ये गाइड को आप रिवाइज करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। मैं जितना रिवाइज करूंगा उतना ही गाइड बल्कि होता जाएगा। अभी इसमें बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट है। क्यों आप चाहते हो कि मैं और अधिक फैक्ट दूं और आपके दिमाग को बोझिल करूं? क्योंकि और अधिक फैक्ट ही तो देंगे, सिलेबस तो चेंज हुई नहीं है।
तो चलिए आप सीयूईटी पीजी गाइड जो अभी जिस फॉर्म में है, जो पिछले साल रिवाइज हुई है, उसको आप यूज़ कीजिए। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये बुक के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। यूजीसी नेट एग्जाम गाइड और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस तो आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे सीयूईटी पीजी दो, चाहे यूजीसी नेट या कोई भी, आपके लिए मदर बुक के जैसा आप लोगों ने इसको बनाया। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, सीधा आप क्लिक करके आप जाके खरीद सकते हो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट याद रखना एक बात को, कि आप यदि इस बुक को खरीदते हैं तो ये सवाल आपके जहन में आएगा कि मैं उसको पढूं कैसे। उसके लिए किंडल जो ऐप है, जो फ्रीली अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो लॉगिन आप करेंगे वो वही यूजर आईडी और पासवर्ड से कीजिए जिससे आपने अमेजन में बुक खरीदा है। दोनों अलग अलग होने पे आपको नहीं दिखेगा। वहाँ लाइब्रेरी लिंक होता है किंडल ऐप में, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बुक दिखेगी, जो भी आप बुक खरीदते हैं, और बहुत सारे फ्री बुक भी आपको दिखेंगे वहाँ। उसको डबल क्लिक कीजिए और पढ़िए और देखिए वंडरफुल दुनिया जो किंडल की है उसमें आप चले जाएंगे। एक ओवरऑल जो मैं हर पेपर में करता हूँ कि 70 क्वेश्चन इसमें है, और एक ओवरऑल यदि देखें किस टाइप का पेपर है, ये एक इजी टू मॉडरेट पेपर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अचानक से उसमें ऐसे निकल पड़ते हैं जिसका आंसर आपको पता नहीं होगा, जिसको हम अरबिट क्वेश्चन कहते हैं। कितने, 5-6, हाँ, 5 to 6, एंड करीब 10 से 15 क्वेश्चन वो लड्डू टाइप के हैं जो कि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन ठीक हैं, और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं कि ये किसने कहा, वो किसने कहा, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बेकार मुझे लगता है, लेकिन वो भी क्वेश्चन इसमें भी हैं। ओवरऑल कि बहुत मेहनत नहीं किया है सेटर ने, जस्ट एक पेपर है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन इससे आपको मिलती है, और कुछ तो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट भी आप डेवलप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही गलत है, जिसको संस्कृत में कहते हैं ना, प्रथम ग्रासे मक्षिका पातम, मतलब पहले ही खाने में यदि आपके मक्खी गिर पड़े खाने में तो आपकी पूरी प्लेट बर्बाद हो जाती है। तो उस टाइप की है। ये इन्होंने यहाँ पे गलती कर दिया, टाइपो एरर है। ये पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट इंटर स्टेट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फ्रीज्ड फॉर अनदर 25 years until 2026। इनफैक्ट 84th अमेंडमेंट से जो वाजपेयी जी के टाइम में हुई थी 2003 में, उसमें ये फ्रीज कर दिया गया था, ये कहते हुए कि जब 2026 के बाद जो सेंसस होगा तब डिलिमिटेशन होगी, और तब जो है फिर स्टेट वाइज जो लोकसभा की सीट है उसको चेंज किया जाएगा। वो अभी भी वो अमेंडमेंट चली रही है, और उसके चलते ही जो वुमेन की रिजर्वेशन बिल भी अटकी हुई है, और कई लोग ये कह रहे हैं कि अब उसको अमेंड करने की फिर से गवर्नमेंट सोच रही है, जिससे कि वुमेन के रिजर्वेशन को लाया जा सके। ये भी जो है चर्चा चल रही है। लेकिन ये सब 84th अमेंडमेंट से रिलेटेड, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं। 91st अमेंडमेंट जो है 15% सीट को, 15% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट जो है वो अपर कैप लगाती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, मतलब अनफॉर्चुनेट किया, ऐसी टाइपो एरर है। इसका सही आंसर 84th अमेंडमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेशर ग्रुप, ये क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन है। वन ऑफ द लड्डू क्वेश्चन, आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप नहीं होती है। जैसे स्टूडेंट फेडरेशन है, एटक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये सब जो अपने इंटरेस्ट के लिए या अपने पर्टिकुलर जिस कम्युनिटी या जिस एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उनके इंटरेस्ट के लिए वो लॉबिंग करते हैं, अपनी बात कहते हैं, एडवोकेसी करते हैं, उनको हम प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एक पार्टी है, इट इज नॉट ए प्रेशर ग्रुप। दोनों में मेन डिफरेंस ये है प्रेशर ग्रुप और पार्टी में, कि प्रेशर ग्रुप पर्दे के पीछे काम करती है, जिसको कि एसई फाइनल एनोनिमस एम्पायर कहते हैं। वो पर्दे के आगे आके इलेक्शन नहीं लड़ती, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती। थर्ड देखो, इन विच इलेक्शन वुमेन क्रॉस 7% मार्क इन लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप जान लीजिए तो अच्छा है। 1984 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें राजीव गांधी 415 सीट के आसपास जीते हैं, फर्स्ट टाइम कोई पार्टी 400 की सीट क्रॉस करती है। उसमें फर्स्ट टाइम एक बार और हुआ कि 8%, 44 वुमेन एमपी जीत करके लोकसभा में आए, फर्स्ट टाइम 8% की। अभी यदि आप देखें तो कितना है, लगभग इतना ही मुझे लगता है, 74 एमपी है, मतलब ज्यादा बढ़ चुका है, 8 से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, शायद कितना 12-13%, चेक कर लीजिए। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरिस्ट, तो इसका सही आंसर है 1984। हु इज द थ्योरिस्ट इज थ्योरिस्ट ऑफ फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म पे किसने काम नहीं किया इनमें से? जेम्स मेडिसन यूएस के पॉलिटिक्स में, थॉमस जेफरसन वहीं पे, और केसी वेयर आपको याद होगा जिन्होंने फेमसली कोट किया था कि इंडिया इज क्वाजाई फेडरल। डेविड ईस्टन जो है सिस्टम अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, किसी भी तरीके से फेडरलिज्म के थिंकर तो ये नहीं है।
विच स्टेट, पांचवी नंबर देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड राजमंडार कमेटी। ये बहुत ही पिकुलियर है इंडियन गवर्नेंस के सिस्टम में कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार जो है सेंटर स्टेट पे कमेटी गठित कर दी। एक बार तो उन्होंने 1969 में किया, राजमन्नार कमेटी, और अभी जो है 2025 में इन्होंने जो है जस्टिस कुरियन कमेटी बनाई है। आगे मैं उस पर थोड़ी सी मैंने दिया भी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये भी पिकुलियर है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो कमेटी इस पे गठित की थी। एक का नाम था सरकारिया कमीशन 1983 में, और दूसरा एम पुंछी कमीशन 2007 में। Which of the following factors are responsible for the increasing importance of public administration in modern time? इसमें से सभी जो कारण हैं, इमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिससे कि कॉम्प्लेक्स हो गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उनकी बहुत सारे डिमांड, बहुत सारे इश्यूज हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ती है, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल, इन सब ने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंस को और बढ़ा दिया है। Who said public administration of war time in different from public administration of peace time? यदि आप ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, कंफ्यूजिंग भी है, इसके वैलिड आंसर है। यदि आप गूगल पे दें या चैट जीपीटी या अदर जेन एआई पे, तो आपको अलग अलग आंसर मिलते हैं। कभी कोई कहीं पे बहुत ज्यादा जगह एफडब्ल्यू मतलब फ्रेडरिक्स को बताया लोगों ने, और कई जगह लुथार गुलिक को। लेकिन आई विल गो विथ लुथार गुलिक, क्योंकि मैंने कहीं बुक में भी पढ़ा है लुथार गुलिक कि वॉर टाइम की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है पीस टाइम से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ लीजिए, गुलिक इस चलते कहते हैं दोनों का बहुत अलग टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। हु रोट द बुक एसे ऑन ब्यूरोक्रेसी? यदि ब्यूरोक्रेसी पे कोई आए और उसमें मैक्स वेबर हो, तो फिर आप गेस कर सकते हैं कि यही सही होगा, और ये सही भी है। आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी देने वाले मैक्स वेबर। यहाँ पे रिक्स दिखते हैं, दो दो बार दिख रहे हैं, जिन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया था, प्रिज्मेटिक सोसाइटी आपको याद होगा। और मैरी पार्कर फोलेट, जो कि साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन का देती हैं, सर्कुलर रिस्पॉन्स, पावर विथ, लॉ ऑफ सिचुएशन, क्रिएटिव एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिजॉल्विंग द कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल। हु सेड गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी गो टुगेदर? यदि डेमोक्रेसी को आगे बढ़ना है तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। ये कहने वाले भी जो हैं मेरे अनुसार से लुथर गुलिक हैं। लेकिन ये भी मैं आपको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कई जगह आपको मैक्स वेबर भी मिल सकते हैं, और इसी से निकलता है गुड गवर्नेंस का फिनोमेना, क्योंकि गुड गवर्नेंस डेमोक्रेसी को बढ़ाने वाला माना जाता है। हु रोट नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ये जो नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है 1937 में, जो ऑन पेपर ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो गुलिक और उर्विक की थी, उसका एक पार्ट है, उसके एक चैप्टर जैसी है। तो यहाँ पे लोथार गुलिक है, तो आई विल गो विद दिस। विच ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट जो फ्रेडरिक टेलर की है, उसमें यदि आप देखें तो फंक्शनल फोरमैनशिप, मतलब दो टाइप के जो है फोरमैन, प्लानिंग फोरमैन एंड एग्जीक्यूशन फोरमैन, चार चार जो है वो बताया उन्होंने। यूनिटी ऑफ कमांड को सीधा काटता है। जब आप फंक्शनल फोरमैन देंगे और एक जो वर्कर है दो दो फोरमैन के डायरेक्शन से चलेगा, तो यूनिटी ऑफ कमांड तो सीधा जो है ब्रेक कर जाता है, जो फायोल के कॉन्सेप्ट है। सेंट्रलाइजेशन भी कहना मुश्किल है, सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है, लेकिन शॉप फ्लोर पे डिसेंट्रलाइजेशन है। टाइम एंड मोशन स्टडी, क्योंकि दो ही इसमें सही है। आप चूंकि यूनिटी ऑफ कमांड को काट देते हैं, तो ये जो बी है वो खत्म हो गया, तो बी खत्म हो गया, बी खत्म, इसका मतलब कि ए सी या ए डी होगा। तो इसमें बेटर जो है वो टाइम एंड मोशन स्टडी आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए बाय वर्च्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड डी। हेनरी फयोल डिड नॉट एडवोकेट फॉर, हेनरी फयोल की 14 पॉइंट प्रिंसिपल आती है, आपको पता होगा। जो उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट नाम की बुक भी उनकी 1916 की है। याद रखिए कि ये वर्ल्ड वॉर वन का टाइम था। उसमें उन्होंने जो है बहुत तरह के स्किल का जिक्र किया, जिसमें कि टेक्निकल स्किल है, फिर ह्यूमन स्किल है, कॉन्सेप्चुअल स्किल है, आइडियोलॉजिकल स्किल की कोई बात उन्होंने नहीं की है। यहाँ ध्यान दीजिए कि जब आप लोअर इन द कैरियर होते हैं, जब आप छोटे लेवल के आप मैनेजर होते हैं, तो टेक्निकल स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो कॉन्सेप्चुअल स्किल इज बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। जब आप टॉप लीडर बनते हैं तो ह्यूमन स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीएजी को कैसे हटाया जा सकता है? ये आर्टिकल 41 148 ए कहता है कि उनको उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे जज
जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मतलब इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू। सो ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के तहत जैसा ही इनको हटाया जा सकता है, डिफिकल्ट। इसी तरीके से सीईसी को भी हटाने की सेम प्रोसीजर है, जिसपे अभी हटाने की प्रक्रिया भी कुछ विरोधी दलों ने शुरू करने की नोटिस दी है। Which ministry is responsible for training, reform and pension for the civil service system in India? वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस। उसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, वो ट्रेनिंग देती है। उसमें एक डिपार्टमेंट है पब्लिक ग्रीवांस पेंशन एंड रिफॉर्म्स, तो वो जो है पेंशन एंड रिफॉर्म के लिए, पब्लिक ग्रीवांस के लिए काम करती है। हु हेडेड द फिफ्थ पे कमीशन? अब ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। मिस्टर पांड्यान ने किया था, वैसे मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसी के थ्रू क्यों ना ये देख लीजिए कि चेयरमैन जो सेवेंथ पे कमीशन के थे वो अशोक कुमार माथुर थे, एट्थ पे कमीशन के रंजन प्रकाश देसाई, और सिक्स्थ पे कमीशन के चेक कर लीजिएगा, सिक्स पे कमीशन के कौन थे, मैं यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। Which prime minister initiated the policy of liberalization in India? ये सब तो लड्डू क्वेश्चन है। 1991 में इसमें प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह थे, जो बाद में खुद भी प्राइम मिनिस्टर बने। प्रेजेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी? तो इसमें जो मेंबर हैं वो 22 हैं। 22 में 15 जो हैं लोकसभा के हैं, 7 राज्यसभा के। हु इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन, तो इसके थ्रू ये भी जान लीजिए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, उसमें 22 मेंबर है, 15 प्लस 7। और एस्टीमेट कमेटी जो कि फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, एस्टीमेट एंड बजट का ध्यान रखती है हर मिनिस्ट्री में, उसमें 30 मेंबर है, ऑल फ्रॉम लोकसभा। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं एक्स ऑफिसियो, लेकिन उनकी जो वाइस चेयरमैन होते हैं, जैसे अभी सुरेश बेरी हैं, वो एक तरह से उसको हेड करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो बहुत चीजों को हेड करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट आर मेड बाय इंडिया में जितने सिविल सर्वेंट अपॉइंट होते हैं सभी प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। उसमें लिखा जाता है प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट यू, डिसमिस भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। हु गेव द 14 पॉइंट प्रोग्राम ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो जैसा मैंने बताया कि ओ 14 पॉइंट प्रोग्राम, मैं 14 प्रिंसिपल में कंफ्यूज हो रहा था। 14 पॉइंट प्रोग्राम जो है 14 पॉइंट प्रिंसिपल भी कहते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन में वुड्रो विल्सन ने दिया था, जो बेस्ड था इमैनुअल कांत के परपेचुअल पीस थेसिस, जो उन्होंने 1795 में रिलीज किया था। बेसिकली इसमें यह था कि वॉर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है यदि सभी जो देश हैं वो रिपब्लिक हों और आपस में मिल करके कलेक्टिव सिक्योरिटी से एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए जिस पर लीग ऑफ नेशन बनी, जिसमें कि इस तरह के मैटर। वैसे ये दो दो बार फेल हो चुकी है, एक बार लीग ऑफ नेशन जो बुरी तरीके से फेल की, और अब जो बुरी तरीके से फेल कर रही है यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे चूंकि रूजवेल्ट का जिक्र है, तो एक आगे के एग्जाम के लिए जान लीजिए कि फ्रैंकलिन ड रूजवेल्ट ने 1941 में स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो बहुत फेमस होती है जनवरी फरवरी, उसमें उन्होंने 4 फ्रीडम स्पीच भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने 4 फ्रीडम सभी मानव को मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, वर्शिप, वांट एंड फियर। और इस पे पढ़ सकते हैं। डिसीजन ऑन द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टेकन बाय, तो जो ये डिसीजन है वो जनरल असेंबली लेती है ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब एडवाइस सिक्योरिटी काउंसिल की बाइंडिंग है या नहीं? यस, एक तरह से कहें तो जिस तरीके से आर्टिकल 4 जो इनकी लिखी गई है वो है कि न्यू मेंबर कैसे ज्वाइन करते हैं। आर्टिकल 4 जो यूएन चार्टर में है उसमें यह है कि कोई मेंबर अप्लाई करता है, सिक्योरिटी काउंसिल उसको स्क्रूटनी करती है, वो एडवाइस करती है, जिसमें कि सभी परमानेंट मेंबर की सहमति होनी चाहिए, और फिर जो है जनरल असेंबली में वो एडवाइस जाती है और वहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए उनको, तब वो मेंबर बनते हैं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइस को बाईपास जनरल असेंबली नहीं कर सकती है, इसीलिए एक तरह से ये बाइंडिंग है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज साइन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? ये अभी अभी जो ईरान वॉर चल रहा है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ये क्वेश्चन। देखिए, ना तो इंडिया ने साइन किया, ना पाकिस्तान, इजराइल, लेकिन ईरान ने साइन किया हुआ एनपीटी, लेकिन फिर भी उस उन पे वॉर हो रहा है इस कारण से कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। ईरान बेचारा चीख चीख के कह रहा है कि भाई मैंने तो एनपीटी साइन किया है,
लेकिन फिर भी जो है हम पे अटैक हो रहे हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट। हम लोग इसको ईरान वॉर बोलते हैं, वियतनाम वॉर बोलते हैं, इराक वॉर बोलते हैं, लेकिन आप तीनों वॉर को देखोगे तो ये अमेरिका ने स्टार्ट किया है। व्हाई वी डोंट से अमेरिकन वॉर, अमेरिकन वॉर, अमेरिकन वॉर, और एटलीस्ट अमेरिका ईरान वॉर, अमेरिका वियतनाम वॉर, अमेरिका इराक वॉर। ये जो जिस तरीके से, दिस इज कॉल्ड डिस्कोर्स, जो मिशेल फूको ने कहा था, जो पावरफुल होते हैं वो डिस्कोर्स बनाते हैं, वो टर्मिनोलॉजी फ्लोट करते हैं इस तरह से कि उनके जो आइडियाज हैं, उनकी जो पावर है उसको वो रिफ्लेक्ट करे, उनको बेनिफिट हो। जब हम कहते हैं ईरान वॉर तो ऐसा फील होता है कि ईरान ने वॉर किया है, जबकि ये वॉर अमेरिका ने शुरू किया, वी ऑल नो। न्यू मेंबर ऑफ सार्क इज, सार्क का नया सदस्य कौन है? क्या नया, आई डोंट नो। 2021 में पेपर बनता है, 2007 में अफगानिस्तान एज ए 8th मेंबर ज्वाइन करता है, तो क्या नया है? आई डोंट नो। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोपोनेंट ऑफ रियलिस्ट थ्योरी? तो इसमें से देखेंगे तो मॉर्गनथाउ तो क्लासिक रियलिज्म के फादर ही हैं। जॉर्ज एफ किनन जो है कंटेनमेंट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, एक रियलिस्ट थिंकर। केनेथ डब्ल्यू थॉमसन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, जिन्होंने कई सारे बुक जो हैं उन्होंने लिखे हैं दूसरे थिंकर मॉर्गनथाउ के साथ भी। और इसकी अपनी जो बुक है, फादर ऑफ इंटरनेशनल थॉट, पॉलिटिकल रियलिज्म एंड क्राइसिस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मोरालिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, क्रिश्चियन इथिक्स एंड डिलेमा इन फॉरेन पॉलिसी, सब थोड़ा याद रखिए, केनेथ इन थॉमसन। जोसेफ ने ऑफ कोर्स जो है लिबरल थिंकर हैं, जो सॉफ्ट पावर के लिए जाने जाते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के लिए। 26th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को कॉप 26 कहते हैं, वो कहाँ हुआ था? ये ग्लासगो यूके में हुआ था, जहां की फर्स्ट टाइम लॉस एंड डैमेज फंड जो थी वर्नरेबल एरियाज के लिए, उस पर काफी चर्चा हुई थी। हु वॉज डैग हमर्सकॉल्ड? ये सब लड्डू क्वेश्चन। डैग हमर्सकॉल्ड सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, स्वीडन के डिप्लोमेट थे, वेरी फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेक्रेटरी जनरल, जो अपने वन लाइनर के लिए जाने जाते। उनकी एक जो कोट थी कि जो यूएन पीस कीपिंग जो ऑपरेशंस हैं वो किस चैप्टर में, किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा चैप्टर 6 एंड हाफ ऑफ यूएन चार्टर, क्योंकि यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहीं भी यूएन चार्टर में मेंशन ही नहीं है, ये लेटर एक एडिशन है या आफ्टर थॉट है। और चूंकि ये फोर्स भी है और पीस भी है, इसीलिए चैप्टर 6 जो है पीस बाय पीसफुल मीन्स है, चैप्टर 7 जो है पीस बाय फोर्स है, तो दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए 6.5 चैप्टर उन्होंने कहा था। ऐसे कई जो है वन लाइनर डैग्स हम डैग हैमर्सकॉल के साथ जुड़े हुए हैं। सो ही वाज फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल। एमजी नरेगा कितने दिनों की गारंटी देता है काम के लिए? हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क इन ईयर? तो वो 100 डेज का देता है। अब तो उसका नाम जो है जी राम जी एन बहुत लंबा चौड़ा बदल गया है, ऊपरी स्कीम ही बदल गई है। हु कंस्टिट्यूटेड अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज? ये 1978 में बनता है, जो 2 टीयर, फर्स्ट ईयर ग्राम पंचायत, सेकंड ईयर मंडल पंचायत, यहाँ पंचायत की भी बात करते हैं। तो उस समय में मोरारजी देसाई जनता पार्टी के सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको अपॉइंट किया था। कभी इनकी रिपोर्ट मानी नहीं गई। अल्टीमेटली जो 3 टीयर हम देखते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, जो 1957 में नेहरू जी ने बनाया था, वही अल्टीमेटली मानी गई। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी, टाउन एरिया कमिटी, टाउनशिप कमिटी एंड पोर्ट्रेट। ये सब जो है टाउनशिप है, अर्बन एरिया है या ट्रांजिशनल एरिया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो हाईएस्ट जो संस्था है वो पीआरआई की, पंचायती राज की, जिसका लोएस्ट है ग्राम पंचायत, यहाँ है पंचायत समिति, और ऊपर में है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या जिला परिषद। इसलिए ये विलेज एरिया कह सकते हैं आप, रूरल एरियाज, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4 जो टाउन एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ए कंटोनमेंट बोर्ड? कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो एक एक्ट से बनी हुई है, जो कंटोनमेंट बोर्ड एक्ट 2006 है। जब भी कोई अथॉरिटी एक एक्ट से बनती है तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, इसीलिए ये जो है ये तो सही है। तो करेक्ट क्या नहीं है कि ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बना है। जब कोई सीधे कैबिनेट में जाती है, वहां से अप्रूव होकर बनती है, जैसे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, तो उसको हमें एग्जीक्यूटिव बॉडी रिजोल्यूशन से कह सकते हैं। ये तो ऐसा है नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये गलत है और ये दोनों सही है। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, और दूसरा है इट इज एस्टैब्लिश फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविल पॉपुलेशन इन द कंटोनमेंट एरिया। कंटोनमेंट एरिया किसको कहते हैं? जिसमें सेना की छावनी के लोग रहते हैं, लेकिन बहुत सारे सिविल लोग भी रहते हैं, नॉन मिलिट्री, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंटोनमेंट बोर्ड बनाई जाती है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी? अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई विल से स्टार क्वेश्चन। और ये लिखने वाले जो हैं
वो पैरी एंडरसन हैं। पैरी एंडरसन एक मार्क्सिस्ट जैसे थिंकर थे और उन्होंने ये बुक लिखा ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। तो ये हम लोग सबको जो है जाननी चाहिए। इंडो नेपाल ट्रीटी पीस एंड फ्रेंडशिप की जो है वो किस साल हुई है, तो ये 1950 में। तो बहुत ही आसान है ये तो। चलिए पिछले जो है पिछले जो क्वेश्चन है उसका यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सॉरी फॉर दिस। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ जो होते हैं वो कितने दिनों के अंदर एज पर द आरटीआई एक्ट 2005 सूचना देना चाहिए उनको? ये है 30 डेज, सॉरी ये तो गलत है 30 डेज, लेकिन यदि लाइफ एंड डेथ का सवाल हो तो 2 दिन मतलब 48 आवर्स में उनको इंफॉर्मेशन देनी होती है, अदरवाइज 30 डेज। इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास? फर्स्ट टाइम, ये 2 बार पास हुई है। फर्स्ट टाइम 1986 में, लेकिन पूरी तरीके से एक्ट को मॉडिफाई कर दिया गया 2019 में, और फिर अमेंडमेंट जो सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है 2019। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना जो है वो जो यहाँ पहला लिखा गया है, एलपीजी सिलेंडर ग्रामीण महिलाओं को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको दिया गया था। ये बहुत ही सक्सेसफुल योजना रही है, लेकिन उसमें गैस भराने की प्रॉब्लम हो गई कि वो खाली पड़ी रहती है, भी कई जगह रिपोर्ट किया गया है। लोकपाल जो है, जो 2019 में जाके पहले लोकपाल आया, 2013 में लोकपाल एक्ट 68 साल के या 60 साल के तपस्या के बाद आई थी, लेकिन वो भी पूरी चौपट हुई। लोकपाल कैन इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, यस, लेकिन यदि वो पब्लिक ऑर्डर, इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी से हो तो नहीं कर सकते। केवल एक बच जाता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, उसमें जो है करप्शन यदि होती है तो लोकपाल के दायरे में पीएम आते हैं। 37 देखिए, इन रॉल्स थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय पीपल हु आर अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, जो बैठ करके टेबल के क्रॉस जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जस्टिस का रूल क्या होना चाहिए, उनके आंख पे ही नहीं दिमाग पे भी पट्टी है, उसको वेल ऑफ इग्नोरेंस उन्होंने कहा था। मतलब कि उन्हें एमनेसिया है, वो सब भूल चुके हैं कि वो किस क्लास, किस कास्ट, किस तबके, अमीर हैं, गरीब हैं, औरत हैं, मर्द हैं, गुस्सैल हैं, फेवरेबल हैं, क्या कुछ उनको पता नहीं। उनकी साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटी तक पता नहीं। उनको जनरल आइडिया है समाज कैसा होना चाहिए, जनरल आइडिया है कि जस्टिस किसको कहते हैं। Who among the following is not related to deliberative democracy? deliberative democracy के सबसे जो बड़े थिंकर हैं वो है हुर्गन हैबरमास, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के सेकंड जनरेशन के सबसे बड़े थिंकर हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हुर्गन हैबरमास नहीं है तो डेविड मिलर, ड्राइसिक एंड जोसिया कोहेन, ये सब बहुत बड़े थिंकर हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के, ना कि जॉन रॉल। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या कहता है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग का अधिकार जो है वो प्री एग्रीगेटेड अर्थमेटिकल समेसन जो है वो वोट का नहीं होना चाहिए, जो कि अभी हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी में, बल्कि जितने सिटीजन हैं वो एक बराबरी के मौके के आधार पे एक दूसरे से डिस्कस करें, डेलिब्रेट करें, और फिर मिलके, जैसे रूसो जनरल विल की बात करते हैं, वैसे एक नतीजे पर पहुंचे, उस बेसिस पे लॉ बने, तो वो रियल जो है वो डेमोक्रेसी हुई। ना कि सब लोग अपने पहले से प्री डिटरमिन्ड प्रेफरेंस के बेसिस पे ठप्पा मारे और आप कहो कि ये सही है। Who among us the following has introduced the ambition sensitive distribution scheme for achieving equality of resource? ये क्वेश्चन पे पूरी आधे घंटे क्लास ली जा सकती है एम्बिशन सेंसिटिव पे, लेकिन चलो पहले इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है रोनाल्ड डॉर्किन, जिन्होंने बुक लिखा था सॉवरेन वर्च्यू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इक्वलिटी, 2000 या 2002 में डॉर्किन ने। अब यहाँ पे सेंसिटिव वर्ड जो है, अंग्रेजी में क्या होता है, कई जगह जो किसी वर्ड का हम लोग जैसे हिंदी में जिसका मीनिंग जो समझते हैं और अंग्रेजी में जो मीनिंग है और पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग है, सब अलग अलग होते हैं। सेंसिटिव हम समझते हैं हिंदी में कि हम किसी चीज से संवेदनशील हैं, तो वो सेंसिटिव है, लगभग ये मीनिंग है। लेकिन इसका मतलब ये होता है, सेंसिटिव होने का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव होने का मतलब ये होता है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी है वो इस बात का हिसाब लेगी कि कौन चीजें आप एम्बिशन के चलते आप आगे रह गए, पीछे रह गए, और कौन जो है आप ब्रूट बैड लक के चलते, जिसको इंडोमेंट कहते हैं, आप आगे पीछे रह गए। मतलब ये है, डॉर्किन कहते हैं कि यदि कोई जो है किसी घर में पैदा होता है जो बैकवर्ड क्लास, कास्ट, क्रीड, इथनिसिटी, कलर, या किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसी बीमारी हो जाए, इन सब ब्रूट लक के चलते किसी को जीवन में आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो उसको जो है थ्योरी ऑफ उनकी जो इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स है वो कंपनसेट करेगी। लेकिन
यदि कोई अपने ऑप्शन से, अपने एम्बिशन से कोई करियर चुनता है, कोई अलग बिजनेस चुनता है और वो आगे पीछे रह जाता है, उसके लिए वो आदमी रिस्पॉन्सिबल है। हम जो है उसको कंपनसेट नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडोमेंट इनसेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि आपको ये कंफ्यूजन हो तो मैंने कहा ना कि इस पे आधे घंटे क्लास ली जा सकती है। इसके अगेंस्ट यदि आप देखें तो जॉन रॉल की जो डिफरेंस प्रिंसिपल है, इट इज इनसेंसिटिव टू बोथ ब्रूट लक एंड एम्बिशन और ऑप्शन लक। आप सोचेंगे सर ये क्या बक बक कर रहे हैं, मेरी बात को 5 बार सुनना, नेट पे जाके पढ़ना। हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वलिटी इज ए मिथ। तो ये जो मिथ कहने वाले, जैसे अंबेडकर ने कहा था सेम, कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी कोई मीनिंग नहीं है, लास्ट की है, उसी टाइप के वेलफेयर स्टेट मार्क्सिस्ट तो नहीं लेकिन लेफ्टिस्ट थिंकर कह सकते हैं, प्लूरलिस्ट थिंकर भी। यहाँ टीएच ग्रीन दिखते हैं जो मोरल आइडियलिस्ट थिंकर इंग्लैंड के हैं। जेएस मिल दिखते हैं जिन्होंने कि यूटिलिटेरियनिज्म को एक तरह से मॉडिफाई कर दिया, और जीडीएच कोल दिखते हैं जो गिल्ड सोशलिज्म के लिए जाने जाते हैं। Post-modernist political thought originated primarily in which of the following countries? ये जैसे इलीट थ्योरी जो है वो इटली से जुड़ी है, उस तरह पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो जुड़ी हुई है फ्रांस से, जैसे जर्मनी से जुड़ी हुई है क्रिटिकल थ्योरी। जितने भी मेजर थिंकर हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के, मिशेल फुको, डेरिडा, लोएटेड, सभी फ्रेंच। Which of the following declaration pronounced that all men are created equal? ये अमेरिकन जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसकी पूरी लाइन है, वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness. Can you see Locke here? Which of the following does not mention in the अर्थशास्त्र of Kautilya? Definitely डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो स्टेट क्राफ्ट तो पूरे में भरी हुई है, डिप्लोमेसी भी है, लेकिन शस्त्र निरस्त्रीकरण मतलब डिसआर्ममेंट ऐसी मुझे नहीं लगता कुछ इसमें है। हु अमंग इज द फॉलोइंग, वो संधि की बात करते हैं लेकिन नॉट डिसआर्ममेंट। हु अमंग इज द फॉलोइंग फिलोसोफर सेड दैट इक्वालिटी इज अननेचुरल एंड अनडिजायरेबल। इसके अलावा ये भी जाने उन्होंने कहा था कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। ये कहने वाले ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर एरिस्टोटल थे। कहने का मतलब क्या है कि इक्वलिटी, कहीं भी आपको इक्वलिटी नहीं दिखेगा। आपने कभी देखा नेचर में बड़ी मछली, छोटी मछली, चांद तारे सब साइज डिफरेंट, हर चीज, छोटा पेड़ बड़ा पेड़, छोटे जानवर बड़े जानवर, ये सब जो है ये नेचुरल, ये नेचुरल। लेकिन इस नेचुरल में भी हम मोरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ला सकते हैं जब हम अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट करेंगे, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट एनिमल। Which one of the following thinkers tried to combine elitist theory with Marxism? यदि आपने इन सब थिंकर को पढ़ा है, रॉबर्ट माइकल जैसे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, विल्फ्रेड पैरेटो सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, इटली के दोनों, तो आप जानेंगे कि ये लोग कभी कोई मार्क्सिस्ट थिंकर नहीं थे। ये लोग इलीट थिंकर माने जाते हैं बट नॉट मार्क्सिस्ट। तो एक ही बचता है जेम्स वर्नम। हेगल तो कोई थिंकर है ही नहीं एलिटिस्ट, तो जेम्स वर्नम जिन्होंने मैनेजरियल रिवॉल्यूशन नाम की कॉन्सेप्ट दी थी, ये एक मार्क्सिज्म को एलिट थ्योरी से मिक्स करते हैं। जेम्स बर्नम के बारे में यहाँ पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बातें यहाँ दी गई। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर हैज गिवन द आइडिया ऑफ ओमनीपोटेंट सॉवरेन? यहाँ थोड़ी टाइपो है। ओमनीपोटेंट मतलब लवाइथन जैसी, जिसके पास अपार अपार शक्ति है, हॉब्स। वन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ वंस फादर बट नॉट लॉस ऑफ पैट्रिमनी, मतलब कि वो अपने लोग फादर के डेथ को भूल सकते हैं लेकिन जिन्होंने फादर की संपत्ति छीन ली है उसको नहीं भूल सकते। ये मैकियावेली कहते हैं, राजा को प्रिंस को सलाह देते हैं कभी किसी व्यक्ति की संपत्ति ना छीनो, वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। जेएस मिल डिफाइन यूटिलिटी, कैसे यूटिलिटी डिफाइन करते हैं? जो समाज के लिए जो यूजफुल है वही यूटिलिटी है उनके लिए, यूजफुलनेस टू सोसाइटी। यही बात जो है राजा राम मोहन रॉय भी कहते हैं। 49 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये बहुत घिसा पिटा लड्डू क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी केवल सेकेंड राउंड टेबल में जाते हैं। आरटीसी, डेविड ईस्टन जो कि सिस्टम अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये कहा था कि सिस्टम जो है रेजिलियंट होता है, परसिस्टेंस होती है उसमें, कितना भी अपहिबल हो एनवायरमेंट में वो अपने को इक्विलिब्रियम बनाए के
बना के रखता है। ये उनकी थॉट जो है बायोलॉजिकल साइंस से आती है। उसी साइंस से जिस जिस साइंस से निकलता है सिस्टम अप्रोच। लुडविग वॉन बटरफ्लाई एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था ओरिजिनेटर, ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द सिस्टम अप्रोच। जो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की पूरी दुनिया में वो ह्यूमन बॉडी है। Who among us these gave the 9 grand process of modernization? ये मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, इसके अनेक अनेक जो है नेट पे निकलते हैं। मैं यदि जाता तो मैं जाता सैमुअल हंटिंगटन की तरफ, जिन्होंने 9 प्रोसेस या 9 जो है फीचर्स दिए मॉडर्नाइजेशन के। लेकिन इसमें सैमुअल हंटिंगटन नहीं है, कहीं पे सीएफ ब्लैक दिखते हैं, कहीं डेनियल खारमेनी, तो मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ। Which of the following is the characteristic of traditional approach to comparative politics? ये एक स्टार क्वेश्चन है जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो हिस्टोरिकल है, नॉर्मेटिव है, फिलोसॉफिकल है। उसमें फैक्ट और वैल्यू को सेपरेट नहीं किया जाता। डिसएग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन, बिल्कुल नहीं किया जाता। ये जो है पोस्ट बिहेवियरलिज्म में किया जाता है। या आप कह लो बिहेवियरलिज्म में इंटीग्रेशन किया जाता है फैक्ट्स वैल्यू का पोस्ट बिहेवियरलिज्म में। फैक्चुअल एनालिसिस को डिस्कार्ड करती है, ये कहना कोई भी नहीं कर सकता है। डिस्कार्ड नॉर्मेटिव एनालिसिस, नो, ये तो नॉर्मेटिव एनालिसिस है ही। तो एक ही बचता है कि ये फैक्ट और वैल्यू को हिस्टोरिकल पीरियड में जो है ये इंटर रिलेट करती है, दोनों को के बीच का रिलेशन देखती है। तो बी विल द, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी है। ट्रेडिशनल अप्रोच नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, इट डज नॉट सेपरेट फैक्ट एंड वैल्यू बट rather interrelates them. Focus on institution, ideas, historical context is a legal form. द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो 1787 की होती है, उसने रिवाइज किया। अमेरिका उस समय तक फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के पहले एक कन्फेडरेशन था। कन्फेडरेशन मतलब कि जिसमें कि बहुत सारे जो स्टेट होते हैं जो ऑटोनोमस हैं वो मिल करके एक लूज कन्फेडरेशन बनाते हैं। कनाडा भी ऐसा था। इस कन्वेंशन का नतीजा निकला कि वो एक टाइट फेडरलिज्म में बदल जाता है। कन्फेडरेशन में बहुत ज्यादा पावर होते हैं, स्टेट को बहुत कम पावर सेंटर या फेडरल यूनिट को होता है। फेडरलिज्म में पावर डिवीजन होता है, दोनों को सबस्टेंटिव पावर होती है। इसको पढ़ लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है इज कंसिडर्ड ए प्री कंडीशन फॉर विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक फॉर्म। डेमोक्रेटिक फॉर्म में गवर्नमेंट के बंधी होती है खूंटे से, जिस खूंटे का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह से बैल बंधी होती है खूंटे से। जैसे बैल एक परिधि में ही घूम सकती है, उसी तरह एक गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा खींची गई जो परिधि है उसी में घूम सकती है। Separation of power as the cardinal principle of political system was established in which of the following countries? Of course, America. Of course, इसको separation of power देने वाले thinker जो है मॉन्टेस थे, जो कि फ्रेंच थे। उन्होंने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748। लेकिन जिस कंट्री ने इसको पहली बार पूरी तरह अपनाया वो अमेरिका है। Which of the following options explain the term political culture? Political culture जो है आलमंड इसके जनक माने जाते हैं, जो कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल बिलीफ और पॉलिटिकल वैल्यू और पॉलिटिकल और एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। एक व्यक्ति या जो समाज क्या सोचता है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, अच्छा है, बुरा है, बेईमान है, समझदार है, और या जरूरी है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर। इनकी जो बुक है भरबा के साथ सिडनी बर्बा, सिविक कल्चर 1963, जरूर याद रखिए। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट PYQ में, आपने देखा होगा। 57 देखिए, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज टेकन प्लेस ऑन December 9। देखिए 6 दिसंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में कॉन्स्टिट्यूट होती है। 3 दिन बाद इसकी पहली बैठक होती है। उस बैठक में एक प्रो टेन जो है प्रेसिडेंट चुना जाता है, वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होते हैं बिहार से। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वो भी दोनों बिहार के ही होते हैं। 58 इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो कहाँ मेंशन है, ये पूछा जा रहा है। एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रियम्बल में है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, या डीपीएसपी? डीपीएसपी में भी है, प्रियम्बल में भी है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रियम्बल में भी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, पर्टिकुलरली आर्टिकल 38 एंड 39 तो प्योरली इकोनॉमिक जस्टिस पे, आर्टिकल 41, 42, 43 सब भी इकोनॉमिक जस्टिस पे है। 59 देखो, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी वेर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह नेता थे कांग्रेस के, उनके रिकमेंडेशन पे 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जो है फंडामेंटल ड्यूटी
एज आर्टिकल 51A इंसर्ट किया गया था। 10 ड्यूटी बाद में 2002 में 86th अमेंडमेंट से 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। इन विच ईयर वोटिंग एज वाज लोअर्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर। ये सब लड्डू क्वेश्चन है। 91st अमेंडमेंट, जो कि पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, 61st अमेंडमेंट 1989, राजीव गांधी का लगभग शायद अंतिम ही ये रिफॉर्मेटिव प्रयास था। 61st अमेंडमेंट। 61 number question, which year एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड। राजीव गांधी का वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्म जो मेजर था एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में, जिसमें 10th शेड्यूल जो है वो इंसर्ट किया गया था, दल बदलू रोकने का एक्ट। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब तो ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सब लड्डू क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान रखिए कि ज्वाइंट सेशन केवल ऑर्डिनरी बिल के अटक जाने पे ही हो सकता है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ना ही मनी बिल। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द कंकरेंट लिस्ट आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कंकरेंट लिस्ट में जो है अब हो गए हैं आफ्टर 1976 52 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में रह गए हैं 61 सब्जेक्ट और यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट। धीरे धीरे करके यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट बढ़े हैं, कंकरेंट लिस्ट के बढ़े हैं और स्टेट लिस्ट के घटे हैं। ये दिखाता है कि हमारी फेडरलिज्म केवल एसिमेट्रिक ही नहीं है और ज्यादा एसिमेट्रिक होती जा रही है। जो 5 आइटम जो ट्रांसफर किए गए थे 1976 में, वो थे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। So it will be 52. Rearrange the following in chronological order. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि पुंछी कमीशन एंड ऑल, तो राजमंडार सबसे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आती है 1966 में, जिसके प्रेसिडेंट थे, चेयरपर्सन थे पहले मोरारजी देसाई, बाद में के हनुमंथैया। आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन, उसके बाद आती है 1969 में राजमन्नार कमेटी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट सेटअप करती है। फिर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, फिर आती है आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन जो अकाली दल ने जो है प्रस्ताव दिया था, जिसमें कि बहुत सारे ऑटोनॉमी की बात भी की गई थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी जो बाद में खालिस्तान मूवमेंट को जन्म भी देती है। एंड लास्ट में पुंछी कमीशन आती है 2007 में। इसके बीच में जो है 1983 में सरकारिया कमीशन भी आती है। ये भी आप लोग को जानना चाहिए कि जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी जो है 2025 में तमिलनाडु गवर्नमेंट सेटअप करती है। मैंने बताया कि ये दूसरी बार हुआ है जबकि एक स्टेट गवर्नमेंट, वो भी एक ही स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर स्टेट पे कमेटी बिठा दी है। ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से हिस्ट्री का आ जाता है कि मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। उसी तरह से मार्को पालो है या फाहियान है या हुएनसांग है, लेकिन मेगास्थनीज जो विजिट करते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में करते हैं। ये सेल्युकस के दरबार के एक तरह से दूत थे। ये इंडिया में आते हैं और एक बहुत फेमस बुक लिखते हैं इंडिका, जिसमें कि इंडिया की ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी बातें हमको पता लगती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। जैसे मोहम्मद पाकिस्तान का है, आयरिश रिपब्लिक आर्मी आयरलैंड में है, आईएसआईएस सीरिया में जन्म लेता है, लेकिन लिट्टे जो है वो श्रीलंका की है, ना कि इंडिया की। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो हम लोग सबको पता होना चाहिए, लियाकत अली थे। मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ कायदे आजम कहलाते, फादर ऑफ द नेशन। Where is the headquarter of World Trade Organization? We all know कि इसकी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। डियर स्टूडेंट, यहाँ दो तीन जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसकी जो स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को होती है। दूसरा होता है कि ये जो है अनलाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये ब्रेटन वुड संस्था नहीं है, नहीं है, याद रखिएगा। ब्रेटन वुड संस्था आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को कहते हैं। ये यूएन की एक संस्था होती थी जो अभी भी है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एक्ट, उसी का नया अवतार है 1995 से। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर इन 1971 ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ इंडो रशियन ट्रीटी। वो एक बहुत लंबे समय तक यूएसएसआर के चीफ रहे थे, जो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, डी फैक्टो सुप्रीमो ऑफ यूएसएसआर। पता नहीं उनको प्रेसिडेंट कहते थे कि नहीं, उनका नाम उस समय में
जो थे 1971 में थे लियोनिद ब्रेजनेव। लियोनिद ब्रेजनेव वो प्रेसिडेंट या सुप्रीमो लीडर रहे थे यूएसएसआर के, जिस समय डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड सॉवरेनिटी चली थी। लिमिटेड सॉवरेनिटी का डॉक्ट्राइन ये कहता था जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्री थे, जो सैटेलाइट कंट्री जिसको कि यूएसएसआर कंट्रोल करता था, कि तुम्हारी सॉवरेनिटी लिमिटेड ही है, मत समझो कि तुम कोई सॉवरेन कंट्री हो। यदि तुम बिल्कुल कम्युनिस्ट जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहोगे तो हम टैंक भेज के तुमको कुचल देंगे। और ऐसा 2 बार कुचला उन्होंने, एक बार हंगरी में 1956 में हंगेरियन रिवॉल्यूशन को, और फिर 1968 में चेकोस्लोवाकियन रिवॉल्यूशन को, जिसको प्राग स्प्रिंग कहा गया था। तो लियोनिड ब्रेजनेव और इंदिरा गांधी में बहुत ज्यादा दोस्ती थी, और उसी टाइम में साइन हुआ था द ट्रीटी ऑफ इंडो रशियन फ्रेंडशिप, और उसी के बाद जो है बांग्लादेश वॉर भी हुआ था। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको थैंक यू बोलूं और फिर कोई जरूरी इंफॉर्मेशन दो, आई होप कि आपने इस पूरे वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। बाय डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। और 2 बैचेज जो मैंने आपको पहले बताया उसको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ। एक कंबाइंड बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप जेएमआई, साउ, सिपेट, एएमयू, सीपीजी ये सब एग्जाम दे रहे हैं। दूसरी जो 2 बैचेज अलग अलग सब्जेक्ट के लिए चल रही हैं, यूजीसी नेट जून बैच के लिए एक आईआर की सेपरेट है, सब्जेक्ट कोड 90, और पॉल साइंस की। यदि इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल आईडी ऑफ कोर्स बेटर होगा कि आप इसमें ना भेज करके आप जो है पॉल साइंस हेल्प @, सेम पॉल साइंस हेल्प .in में भेजें। वैसे इसमें भी यदि आप भेजते हैं तो आपको रिस्पांस मिलेगा। और इसके लिए जेएमआई के लिए, अदर एग्जाम के लिए, तो paulsciencehelp@gmail.com पे भेजें। इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने के, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। यदि वो 1-2 लाइन में जवाब दे करके हो तो मुझे अच्छा लगता है आपके मेल को रिसीव करके। प्लीज बी इन टच एंड टेक केयर एंड एंजॉय दिस सेशन। बाय।